हमने पिछली कक्षा में अनाच्छादन प्रक्रिया के अंतर्गत अपक्षय को पढ़ा, जो कि स्थैतिक क्रिया होती है और उसके अंतर्गत चट्टानें टूटकर विघटन और वियोजन के द्वारा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। आज हम अनाच्छादन प्रक्रिया के अंतर्गत अपर्दन की बात करेंगे, जो कि गतिशील क्रिया होती है और यह अपर्दन की क्रिया परिवहन के बगैर संपन्न नहीं होती, क्योंकि इस क्रिया में जो पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से बहकर या एक स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर जमा होते हैं। तो अपर्दन की क्रिया में परिवहन की क्रिया को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि बगैर परिवहन अपर्दन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। हमने पहले भी बात की कि अंतर्जात और बहिर्जात जो बल होते हैं वो दोनों साथ साथ काम करते हैं। एक के द्वारा विषमताओं का सर्जन होता है धरातल के ऊपर अंतर्जात बलों के द्वारा, और दूसरे के द्वारा जिनको हम बहिर्जात बल बोलते हैं उन विषमताओं को वो दूर करने का प्रयास करते हैं, और तब तक दूर करते हैं जब तक कि वो समतल प्राय मैदान में न बदल जाए। अपर्दन की क्रिया क्योंकि जो बाह्य बल होते हैं उनके द्वारा संपन्न होती है, और ये बाह्य बल हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण करती हैं। तो हम जब अपर्दन की बात करते हैं तो जेम्स हटन का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, क्योंकि जेम्स हटन ने चक्रीय पद्धति का सर्वप्रथम अवलोकन किया था 1785 में, और उसके अनुसार जेम्स हटन ने यह कहा कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य। यानी हमारे पास वर्तमान में जो धरातलीय स्वरूप है उसका आदि का हमारे पास कोई लक्षण नहीं है, नहीं प्राचीन काल में वो कैसा स्वरूप था और वो भविष्य में किस रूप में वो बदलेगा, ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, न हम इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो हमारे सामने हमारे भूगोल में चक्रीय पद्धति का अवलोकन जेम्स हटन ने सर्वप्रथम किया, और चक्रीय पद्धति की शुरुआत भूगोल में होती है। और इसी संदर्भ में विलियम मॉरिस डेविस अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेता थे, जिन्होंने अपर्दन चक्र के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। 1899 में डेविस ने अपना अपर्दन चक्र प्रस्तुत किया, और इनके अनुसार हमारे पृथ्वी पर जो स्थल रूप हैं उनका निर्माण और जो विकास होता है वो ऐतिहासिक क्रम में होता है। यानी समय के साथ इनका जो स्वरूप होता है, स्थल रूपों का जो स्वरूप होता है वो बदलता जाता है। हमारे पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनकी हम बात करते हैं। अपर्दन चक्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उसकी हम बात करते हैं। विलियम मॉरिस डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक चक्र को परिभाषित किया कि एक उत्थित भूखंड अपर्दन के कारणों के कारण संप्राय मैदान में बदल जाता है। यानी उनसे प्रभावित होकर जो बाह्य बल होते हैं उनसे प्रभावित होकर एक समय के अनुसार वो समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। तो इसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अपर्दन के जो कारण हैं जिनको हम बाह्य बल बोल रहे हैं। उनमें हम बहते हुए जल को शामिल करते हैं जिसको हम नदी कहते हैं, पवन को शामिल करते हैं, हिमानी को शामिल करते हैं, सागरीय लहरों को शामिल करते हैं,
और भूमिगत जल जो सतही जल के संपर्क में रहता है उसको शामिल करते हैं। तो इस प्रकार 5 ये बाहरी बल होते हैं जो लगातार अपर्दन की क्रिया करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप होते हैं उनका निर्माण करते हैं और अंत में उनको अपर्दित करके एक संप्राय मैदान में बदलने का ये प्रयास करते हैं। अपर्दन के प्रकारों की अगर बात करते हैं, किस प्रकार से अपर्दन की क्रिया संपन्न होती है, मुख्य रूप से अपघर्षण, सन्निघर्षण, गोलीकरण, जलयोजन और अपवाहन, ये 5 प्रकार से अपर्दन की क्रिया विभिन्न प्रकार के जो भारी बल होते हैं उनके द्वारा संपन्न होती है। अपघर्षण की बात करते हैं तो जो भारी बल होते हैं उनमें उपस्थित जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो सतह को अपर्दित करते हैं, उसको हम अपघर्षण का नाम देते हैं। सन्निघर्षण का तात्पर्य यह होता है कि भारी बलों में जो उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो आपस में ही जब रगड़ते हैं, भिड़ते हैं तो उनका जो अपर्दन होता है उसको हम सन्निघर्षण बोलते हैं। गोलीकरण जल की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जहां जल उपस्थित होता है तो चट्टानों को घोलता है वो और मुख्य चट्टान से अलग कर देता है, तो अपने साथ चट्टान को घोल लेता है, उसको अलग कर लेता है, गोलीकरण का नाम देते हैं। जलयोजन चट्टानें जल को सोखती हैं और धीरे धीरे वो कमजोर होती हैं और वो टूट जाती हैं। अपवाहन की क्रिया मुख्य रूप से मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं जहां हवा तीव्र गति से संपादित होती है, चलती है, उन क्षेत्रों में अपवाहन की क्रिया संपन्न होती है। अपवाहन का तात्पर्य होता है उड़ाने की क्रिया। तो हवा के द्वारा जो मिट्टी को उड़ाने की जो क्रिया होती है उसको हम अपवाहन का नाम देते हैं। तो अपर्दन के जो प्रकार हैं उसके बाद हम डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है डेविस ने 1899 में हमारे सामने प्रस्तुत की और डेविस ने बताया कि स्थल रूपों का जो निर्माण और विकास होता है उसमें संरचना, प्रक्रम और अवस्था, संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये 3 का प्रभाव मुख्य रूप से होता है। इनको हम डेविस के त्रिकट का नाम भी इन तीनों को देते हैं, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का। संरचना से तात्पर्य है चट्टानों की जो संरचना होती है उनका संगठन होता है, उसको शामिल करते हैं। प्रक्रम, किन भारी बलों के द्वारा अपर्दन की क्रिया संपादित हो रही है, जैसे नदी के द्वारा हो रही है या हवा के द्वारा हो रही है या सागरीय लहरों के द्वारा हो रही है। और अवस्था का तात्पर्य है समय से, यानी युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, जीर्ण अवस्था में, किस अवस्था में वो प्रक्रम वो क्रिया संपादित होती है। तो इनको हम डेविस के त्रिकट के नाम से भी जानते हैं। यहां डेविस ने जब अपने भौगोलिक चक्र की शुरुआत की तो उन्होंने बताया कि आरंभ में केवल उत्थान होता है और अपर्दन की क्रिया उत्थान समाप्ति के बाद में शुरू होती है, यानी आरंभ में केवल उत्थान होता है, अपर्दन की क्रिया संपादित नहीं होती है। यहां पर उत्थान तीव्र गति से अल्पकाल में संपादित होता है। तो यहां हम इस चित्र के माध्यम से डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पर OY के द्वारा ऊंचाई प्रदर्शित की गई है और OX के द्वारा समय को प्रदर्शित किया गया है। ये जो वक्र है ये उच्चतम विभाजक यानी अधिकतम औसत ऊंचाई को प्रदर्शित करता है और जो निम्न वक्र है वो निम्नतम भागों की जो औसत ऊंचाई है उसको प्रदर्शित कर रहा है। यहां AC आरंभिक ऊंचाई है और DF अंतिम अधिकतम ऊंचाई, यानी
जो कटाव होता है, लंबवत कटाव, वो अधिकतम यहाँ संपन्न होता है, उसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से हम डेविस का जो अपर्दन चक्र है उसको आसानी से समझ सकते हैं। 3 भागों में इन्होंने अपने भौगोलिक चक्र को विभाजित किया, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था। ये 3 अवस्थाओं के माध्यम से अपने भौगोलिक चक्र को डेविस ने समझाने का प्रयास किया। युवा अवस्था की बात करते हैं, उत्थान तीव्र गति से संपादित होता है, अपर्दन का यहाँ अभाव होता है, फलस्वरूप ऊंचाई और उच्चावच दोनों बढ़ते हैं, क्योंकि यहां लगातार तीव्र गति से उत्थान होता है, तो उच्चावच और ऊंचाई दोनों यहां बढ़ती है। और यहां बी और सी, बी और जो सी होता है, ये यहां पर आरंभिक औसत ऊंचाई यानी जो ऊपरी और निचले वक्र में जो अंतर होता है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर अधिकतम औसत ऊंचाई प्रदर्शित हो रही है। लेकिन जैसे ही हम प्रौढ़ अवस्था में आते हैं तो यहां पर उत्थान समाप्त होता है और अपर्दन की क्रिया शुरू होती है। फलस्वरूप यहां पर निम्न कटाव, तली का जो कटाव होता है वो उसकी शुरुआत यहां होती है, जिसके कारण से दोनों जो वक्र हैं उनमें अंतर आना शुरू हो जाता है, यानी इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। निरपेक्ष जो ऊंचाई है, सापेक्ष जो ऊंचाई होती है वो बढ़ती जाती है। तो यहां पर निम्न कटाव तीव्र गति से होता है, फलस्वरूप घाटी की जो गहराई है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि नदी की जो आरंभिक अवस्था होती है उसमें लंबवत जो कटाव होता है वो अधिकतम आरंभिक अवस्था और प्रौढ़ अवस्था की जो आरंभिक अवस्था होती है उसमें होता है। फलस्वरूप घाटी की जो गहराई है उसमें वृद्धि होती जाती है। यहां ई और एफ होता है अधिकतम जो उच्चावच को प्रदर्शित करता है, यानी अधिकतम ऊपरी वक्र और निचले वक्र में जो अंतर होता है उसको प्रदर्शित करता है। अधिकतम अंतर यहां आ जाता है। तृतीय अवस्था जीर्ण अवस्था को शामिल करते हैं इसमें अपर्दन जो होता है वो लंबवत अपर्दन यहां धीरे धीरे कम होता है और पार्श्ववर्ती जो अपर्दन होता है, क्षैतिज अपर्दन होता है, वो यहां ज्यादा संपन्न होता है। फलस्वरूप यहां पर जो निरपेक्ष और जो सापेक्षिक जो ऊंचाई होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और ऊपरी और जो निचला जो वक्र होता है उसमें जो अंतर होता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो धीरे धीरे तीसरी अवस्था में ये आधार तल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और लगभग जब ये स्थलाकृतियां जो मौजूद होती हैं इनका अपर्दन होता है तो अंत में जो संप्राय मैदान होता है उसका निर्माण होता है। लेकिन कुछ स्थानों पर देखा गया है कि कुछ अवशिष्ट जो भाग होते हैं वो बचे रहते हैं, जिनको डेविस ने मोनाड नाक का नाम दिया, और जो मैदान बनता है, संप्राय मैदान बनता है, उसको पेनी प्लेन का नाम दिया। तो इस चित्र के माध्यम से हम डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि डेविस का जो भौगोलिक चक्र था उसमें डेविस ने बताया कि उत्थान की समाप्ति के बाद में अपर्दन की क्रिया शुरू होती है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है उसमें ये माना गया है कि स्थिर जो भाग होते हैं वो बहुत कम है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो विवर्तनिक घटनाएं हैं वो लगातार घटती रहती हैं। तो इस प्रकार ऐसा नहीं हो सकता है कि दीर्घ काल तक कोई स्थलखंड स्थिर अवस्था में रहे। अपर्दन और उत्थान की डेविस महोदय ने बात की, तो हमारे पृथ्वी पर उत्थान और अपर्दन दोनों जो क्रियाएं होती हैं वो साथ साथ चलती हैं। अपर्दन उत्थान का इंतजार नहीं करता है। तो इस आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की। ये जो सिद्धांत दिया डेविस ने, ये अस्थिर भागों पर लागू नहीं होता है। यहां पर डेविस का जो
ढाल विकास का जो प्रमाण इस सिद्धांत में दिया, जो आधार दिया कि ढालों का विकास निम्न आधार पर हो सकता है, तो इन मान्यताओं के आधार पर ढाल का विकास नहीं होता है। जो पुनर्स्थापना होती है ढाल की, उस तरीके से हमारे स्थल भागों पर ढाल का विकास होता है। तो कुछ आलोचनाएं डेविस के जो सिद्धांत की वो की गई। उसके बाद में हम पैंक का जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है उसकी अगर बात करते हैं, तो पैंक ने डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसकी काफी आलोचनाएं की। और दोनों भूगोलवेताओं की अगर हम बात करते हैं, तो चूंकि डेविस मुख्य रूप से भूआकृतिक वैज्ञानिक था, तो इन्होंने केवल धरातल का जो ऊपरी भाग था, विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप थे, उनके अध्ययन में इनकी रुचि थी। जबकि पैंक महोदय भूगर्भ शास्त्री थे, तो पैंक का जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम था वो मुख्य रूप से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, विभिन्न प्रकार की जो विवर्तनिक घटनाएं घटती हैं, उनका भार जो स्थला करती हैं, धरातल के ऊपर जो स्थला करती हैं, उनसे संबंध स्थापित करना पैंक का लक्ष्य था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम जो इन्होंने दिया उसमें बताया कि उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं, उत्थान का अपर्दन इंतजार नहीं करता। तो हम अगर पैंक का जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है उसकी अगर बात करते हैं, तो चूंकि डेविस ने भौगोलिक चक्र को 3 अवस्था में बांटा, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था, और हम अगर पैंक के मॉर्फोलॉजिकल के सिस्टम की बात करते हैं, तो इन्होंने अलग नाम दिए, जिनका अफस्ती जिंडे इंटीवक्लूम, ग्लिक फर्मिंग इंटीवक्लूम और अबस्ती जिंडे इंटीवक्लूम। अवस्थाएं तीनों अलग थी, लेकिन इन्होंने नाम अलग कर दिया। तो तीनों अवस्थाओं की अगर बात करते हैं, अफस्ती जिंडे, ग्लिक फर्मिंग और आबस्ती जिंडे, तो यहां अपर्दन और उत्थान दोनों साथ साथ होते हैं। उत्थान की दर अधिक होती है, अपर्दन की कम होती है। फलस्वरूप यहां जो उत्थान और अपर्दन से पहले जो समतल प्राय मैदान था, समतल भाग था, जहां उत्थान आरंभ होता है, उसको प्राइम लंब पैंक ने नाम दिया। यहां पर उत्थान होता है और उत्थान के साथ साथ धीमी गति से अपर्दन की क्रिया यहां संपादित होती है। फलस्वरूप जो उच्चावच है वो लगातार बढ़ता है, क्योंकि अपर्दन की जो क्रिया होती है वो सीमित मात्रा में होती है। यहां पर क्योंकि लंबवत अपर्दन होता है, जिसके कारण से जो घाटियां होती हैं वो गहरी होती जाती है। द्वितीय में अगर हम बात करते हैं, लंबवत अपर्दन अधिकतम होता है। फलस्वरूप यहां पर जो निरपेक्ष ऊंचाई होती है और सापेक्ष ऊंचाई होती है, वो दोनों इस अवस्था में बढ़ती है। निरपेक्ष और सापेक्ष ऊंचाई दोनों बढ़ती हैं। ग्लिक फर्मिंग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्थान और अपर्दन दोनों की जो दर होती है वो लगभग समान होती है। तो यहां पर उच्चावच का अधिकतम विकास इस अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, जिसको हम ग्लिक फर्मिंग इंटीवक्लूम का नाम देते हैं, पैंक ने नाम दिया, यहां पर होता है। तीसरी अवस्था जो पैंक ने बताई, आपस्ती जिंडे इंटीवक्लूम, यहां पर जो अपर्दन होता है वो पार्श्ववर्ती अपर्दन धीरे धीरे अधिक होने लगता है। लंबवत जो अपर्दन होता है वो कम हो जाता है। उत्थान यहां बहुत मंद गति से होता है। फलस्वरूप यहां पर जो अंतिम अवस्था होती है, धीरे धीरे ये संप्राय मैदान में बदलता जाता है। तो यहां पर संप्राय मैदान में बदलता है, और जो अवशिष्ट जो भाग होते हैं, उठे हुए भाग होते हैं, जिनको डेविस ने तो मोनार्ड नाम दिया और यहां पैंक ने इनसेलबर्ग नाम दिया। 2 ढाल बताए, एक तो गुरुत्व ढाल जो अधिक ढाल लिए हुए था, और दूसरा वात ढाल जिनका जो ढाल था वो कम था। और लास्ट में जो समतल मैदान
बनता है उसको पैंक ने इंड्रम नाम दिया। तो इस प्रकार डेविस और पैंक के जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है उसकी हमने बात की, और इसके माध्यम से हम भारीय बलों के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनके विकास के बारे में हम जानकारी इन दोनों जो सिद्धांत हैं उनके द्वारा समझ सकते हैं। धन्यवाद।